जरा सोचिए, एक शहर वियना, और वहां एक ऐसी कलात्मक बगावत हुई जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। ये कहानी उन 5 कलाकारों की है जिन्होंने परंपरा की जंजीरें तोड़कर कला को हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया। तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर हम देखने वाले हैं वियना के कलात्मक क्रांति के बारे में, फिर सुंदरता और सच्चाई के बीच की उस लड़ाई को, युद्ध के दौर में कला कैसी थी, एक नई दुनिया बनाने का सपना, और आखिरी में सोने में लिखी एक शानदार विरासत। तो एक बागी होने का आखिर मतलब क्या होता है? ये सवाल ही इस पूरी कहानी की जान है। आज हम जिन 5 महारथियों से मिलने वाले हैं ना, उनमें से हर एक ने अपनी कला से, अपनी जिंदगी से इस एक सवाल का एक बिल्कुल नया जवाब दिया है। जरा उस वक्त को सोचिए, 20वीं सदी की दहलीज पर खड़ा वियना। एक तरफ तो संगीत था, ओपेरा, शाही शानो शौकत, मतलब क्या नहीं था, और दूसरी तरफ कला के वो पुराने घुटन भरे नियम। सच कहें तो ये खूबसूरत पिंजरा था, और कुछ बेचैन रूहें थीं जो इस पिंजरे की सलाखें तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थीं। और जानते हैं इसी बेचैनी से क्या पैदा हुआ? वियना सेसेशन। ये सिर्फ कोई आंदोलन नहीं था, ये कला की पुरानी दकियानुसी दुनिया के खिलाफ बगावत का बिगुल था। एक सीधा साधा ऐलान कि बस अब हम तुम्हारे नियम नहीं मानेंगे। और यहीं से शुरू हुई असली क्रांति। अब हर बगावत की एक चिंगारी होती है। यहां पर वो चिंगारी थे 2 कलाकार, गुरु गुस्ताव क्लिम्ट और उनके शागिर्द एगॉन शिएले। कमाल की बात यह है कि दोनों ने परंपरा पर हमला किया, लेकिन उनके हथियार बिल्कुल अलग थे। एक ने सोने से वार किया तो दूसरे ने नंगी सच्चाई। यहां फर्क को समझना बहुत जरूरी है। क्लिम्ट ने क्या किया? उन्होंने दुनिया को सोने और रत्नों की एक चादर में लपेट दिया। उनकी कला में एक नशीली, एक मोहक खूबसूरती थी। और वहीं शीले, उन्होंने उस चादर को बस खींचकर फेंक दिया। उन्होंने इंसानी जिस्म और रूह को, उसकी पूरी की पूरी उलझन, उसके दर्द और उस असहज करने वाली ईमानदारी के साथ सामने रख दिया। क्लिम्ट की कहानी भी दिलचस्प है। उनके पिता सोने के कारीगर थे, तो सोना और चमक तो जैसे उनकी रगों में ही थीं। उनकी पेंटिंग्स जैसे कि द किस आज तो आइकॉनिक मानी जाती हैं, लेकिन उस जमाने के वियना के लिए ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। पर क्लिम्ट का साफ मानना था कि कला का काम समाज को खुश करना नहीं है, बल्कि भावनाओं को जगाना है। और फिर दूसरी तरफ थे श्याले, एक जलता हुआ तारा जो बहुत जल्दी बुझ गया। सोचिए, सिर्फ 28 साल की जिंदगी। उनकी कला को आत्मा का एक्सरे कहा जाता था। टेढ़ी मेढ़ी, बेचैन और इतनी ज्यादा सच्ची कि उस समाज को बर्दाश्त ही नहीं हुई। और जानते हैं, इसी सच्चाई की कीमत उन्हें बदनामी और जेल जाकर चुकानी पड़ी। और फिर आया 1918 का वो मनहूस साल। स्पैनिश फ्लू की महामारी ने सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर गुरु और शिष्य दोनों को हमसे छीन लिया। क्लिम्ट 55 के थे और शीले महज 28 के। ऐसा लगा जैसे वियना की कला का एक पूरा का पूरा सुनहरा अध्याय अचानक बंद हो गया। क्लिम्ट और शीले के जाने के बाद दुनिया सच में पहले जैसी नहीं रही। 2 विश्व युद्धों की आग ने पूरे यूरोप को झुलसा कर रख दिया। अब ऐसे में कला सिर्फ खूबसूरती या सच्चाई का सवाल कहाँ रह गई थी? नहीं, अब तो वो जिंदा रहने की एक जद्दोजहद थी और इतिहास की गवाही बन चुकी थी। इस नए दौर में हम मिलते हैं ऑस्कर कोकोश्का से, एक ऐसे आर्टिस्ट जिनकी पेंटिंग्स इंसान के अंदर के तूफान को सीधे कैनवस पर ले आती थीं। लेकिन फिर नाजियों ने सत्ता संभाली और उन्होंने ऐसी कला को एक नाम दिया, डिजेनरेट आर्ट, मतलब पतित कला। उनके हिसाब से ये कला जर्मन विरोधी थी, अनैतिक थी। कोकोश्का जैसे हजारों कलाकारों पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे थे। लेकिन कोकोश्का भागे जरूर, पर झुके बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने ब्रश को ही अपना हथियार बना लिया। वो दूर देश में बैठे थे, लेकिन अपनी कला से फांसीवाद के खिलाफ लगातार लड़ते रहे, और वो 94 साल जिए। ऐसा लगता है मानो वो इतिहास को अपनी आंखों से देखने और फिर दुनिया को उसकी कहानी बताने के लिए ही जिंदा। अब बात करते हैं मारिया लास्निक की। इनकी बगावत तो और भी अलग थी। ये किसी सरकार या समाज के खिलाफ नहीं थी, ये खुद कला की दुनिया की नज़र के खिलाफ थी। उन्होंने एक सीधा सवाल पूछा, क्या शरीर सिर्फ वैसा होता है जैसा बाहर से दिखता है? और उन्होंने अपने कैनवास पर वो पेंट किया जो हमारा शरीर अंदर से महसूस करता है, कभी तनाव, कभी दर्द, तो कभी खुशी। और मर्दों की इस दुनिया में अपनी इस अनोखी आवाज को पहचान दिलाने के लिए उन्हें आधी सदी तक लड़ना पड़ा। सोचिए, जब युद्ध का धुआं आखिरकार छटा, तो उसकी राख से एक उम्मीद की किरण निकली।
एक ऐसा कलाकार जिसने तबाह हो चुकी दुनिया को फिर से बनाने का एक सपना देखा। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और कुदरत दोनों एक साथ चैन की सांस ले सकें। इनका नाम था फ्रीडेंसराइक हुंडरटवासर। हुंडावासर का बस एक ही मंत्र था। वो कहते थे, सीधी रेखा एक धोखा है, एक पाप है। उन्हें कंक्रीट के इन बेजान जंगलों से सख्त नफरत थी। उनका मानना था कि इमारतें भी ना पेड़ों की तरह उगनी चाहिए, मतलब टेढ़ी मेढ़ी, रंग बिरंगी और जीवन से भरपूर। और देखिए, उन्होंने सिर्फ कहा नहीं बल्कि ये सब करके दिखाया। उनका मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र कमाल का था। सीधी रेखा को खत्म करो, इमारतों में लहरें और घुमाव लाओ, हर इंसान को अपनी खिड़की को सजाने का हक दो, और छतों को वापस जंगल बना दो। वियना का जो हुंडरटवासर हाउस है ना, वो इसका जीता जागता सबूत है, जहां हर मंजिल एक बिल्कुल अलग कहानी कहती है। तो आखिर में सवाल ये है कि इन 5 बागियों की विरासत क्या है? क्लिम्ट, शिएले, कोकोश्का, लास्निक और हुंडरटवासर। देखिए, इन्होंने सिर्फ कैनवस पर रंग नहीं भरे या सिर्फ इमारतें नहीं बनाई, नहीं, इन्होंने हमें सिखाया कि कला सवाल पूछ सकती है, वो जख्म दिखा सकती है, जुल्म से लड़ सकती है, और हाँ, एक बेहतर दुनिया का सपना भी देख सकती है। और अगर किसी को इनकी कीमत का सबूत चाहिए ना, तो बस ये एक नंबर देखिए, $135 मिलियन। जी हां, ये गुस्ताफ क्लिम्ट की सिर्फ एक पेंटिंग की कीमत है। इनकी बगावत आज सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती है, और ये इस बात का पक्का सबूत है कि साहस और कल्पना की ताकत कभी पुरानी नहीं होती। इन सभी की कला ने अपने जमाने के नियम तोड़े, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज हमारे दौर में ऐसे कौन से नियम हैं, कौन सी सोच की वो दीवारें हैं जिन्हें तोड़ने की